बातें जो है अपराध नहीं है यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जा रही है। ये 96 सेक्शन है। ये 96 परीक्षा में ये 96 से लेकर 105 तक पूरी प्राइवेट डिफेंस के बारे में बताया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो सिंपल एक बात बताइए कि अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा में कोई भी कार्य किया जाएगा तो वो अपराध नहीं है। अब यही बात अधिकार बन जाती है 97 के मुताबिक। तो 97 कहता है कि शरीर तथा संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो इसमें ये बात बताई गई है कि सेक्शन 99 के अधीन, मतलब जो सेक्शन 99 में रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं, जो 99 सेक्शन में जो सीमाएं दी गई हैं, या जब 99 में बताया गया है कि किन मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, उसके अधीन रहते हुए हर व्यक्ति को मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात है स्वयं के शरीर का और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है यदि मानव शरीर पर होने वाले अपराधों के संबंध में कोई अटैक हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है, स्वयं के शरीर, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, यदि अपराध मानव शरीर से संबंधित है तब। ऐसे कार्य जिसके विरुद्ध चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, या अपनी किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम हो या स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। तो अगर चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की सीरीज में जो डेफिनेशन में जितने भी क्राइम आते हैं, अगर वो हो रहे हैं तो हम अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति को हार्म कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को अपहानिकारित कर सकते हैं। ठीक है, सीमाएं हम अभी देखेंगे अगले सेक्शन में कि कितनी सीमा तक कर सकते हैं। तो यहाँ दो चीज महत्वपूर्ण है, एक अपनी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति। अपनी संपत्ति चाहे वो जंगम हो यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, और चाहे इनमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी यहाँ इंक्लूड होती है। और ये राइट हर व्यक्ति को दिया है, ये अकेले इंडियन सिटीजन को नहीं दिया, सबको। कोई भी व्यक्ति जिस पर आईपीसी गवर्न होती है वो व्यक्ति अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा और अन्य व्यक्ति की संपत्ति की प्रतिरक्षा कर सकता है, ये उसका राइट है। 98 सिंपल ये बात कहती है कि ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत आदि हो। तो अगर कोई व्यक्ति जो विकृत है, कोई व्यक्ति जो बालपन के कारण छोटा है, शिशु है, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपराध करने के लिए सक्षम नहीं है, या विधि उसे अपराध करने योग्य नहीं मानती, फिर भी यदि वो हमारे ऊपर अटैक करे तो हमें उसके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। देखिएगा कि जब हम देखें कि अगर कोई पागल जा रहा है और वो अचानक आकर हमको अटैक करता है, तो भले ही उसे अपराध करने से छूट प्राप्त है। हम 84 में देख कर आए, विकृत चित्तता के कारण किया गया कार्य से होने वाली अपहानि अपराध नहीं है, तो 84 से उसको छूट मिल सकती है, परंतु हमें अपने अधिकार से का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया, हम अपनी एक सुरक्षा उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इलस्ट्रेशन है आप पढ़िएगा। देखिए सेकंड वाला इलस्ट्रेशन मैं पढ़ता हूँ। का रात्रि में एक ऐसे ग्रह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वैध रूप से हकदार है, यह सद्भावनापूर्वक का को ग्रह वेदक समझकर का पर आक्रमण करता है। एक व्यक्ति किसी के अपने घर में जा रहा है, परंतु दूसरा व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये कोई दूसरा व्यक्ति है जो इसके घर में प्रवेश कर रहा है और वो उस पर आक्रमण करता है। यहाँ या इस भ्रम के अधीन का पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता, किंतु का या के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता है जब यह भ्रम के अधीन कार्य न करता। तो दोनों व्यक्ति को, उस व्यक्ति को दूसरे की संपत्ति पर इंक्रोच करने से या प्रवेश करने से रोकने का अधिकार है, तो जो व्यक्ति अपनी ही संपत्ति में प्रवेश कर रहा है उसे भी अधिकार है कि वो या के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा कर सके। परंतु ये ध्यान रहे कि महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिरक्षा कब कितनी की जा सकती है, उसकी सीमा है, कब कितनी प्रतिरक्षा की जा सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है 99। ये प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में तीनों में काम आती है और ये पूछा जाता है कि कब कोई व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, टिप्पणी लिखिए, या कब किसी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है वर्णन कीजिए। तो अब आपको ये पूरी 99 सेक्शन लिखना है।
यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोरपति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, यहाँ एक युक्तियुक्त है, युक्तियुक्त शब्द है, रीजनेबली। आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक प्रकरण में ये कैसी परिस्थितियां विद्यमान होती है कि कोई न्यायालय या कोई भी इन्वेस्टिगेटर इस बात का युक्तियुक्त अनुमान लगा सकता है कि वैसी परिस्थिति विद्यमान थी अथवा नहीं। तो यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोरपति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कार्य नहीं होती, सद्भावनापूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, जो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रत्यक्ष का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वदा न्यायानुमत ना भी हो। देखिए, अब यहाँ महत्वपूर्ण 2-3 बातें हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट है, अपन ने धारा 21 में देखें कि जो पब्लिक सर्वेंट कौन आते हैं, तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट बोनाफाइडली गुड फेथ में, अब गुड फेथ का अर्थ क्या है? सम्यक सतर्कता और सावधानी से। गुड फेथ का अर्थ क्या है? सम्यक सतर्कता और सावधानी से अगर वो कोई कार्य कर रहा है और अपने पदी कर्तव्य में करता, मतलब जो कुछ उसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी अपनी निभा रहा है, और अगर ऐसी ड्यूटी निभाते समय किसी जनरल पब्लिक को या जिसके प्रति वो कार्य कर रहा है उसको जब तक कि घोरपति ग्रीवियस हर्ट या मृत्यु होने की कोई भी युक्तियुक्त आशंका नहीं होती, तब तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस सामान्य व्यक्ति को ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध नहीं है। समझ गए बात? तो सिंपल बात यह है कि अगर कोई लोक सेवक अपने पद के कार्य कर रहा है और किसी भी व्यक्ति को घोरपति या मृत्यु होने की कोई संभावना नहीं उसके कार्य से, तो उस व्यक्ति को ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। इसमें एक शब्द लिखा है कि चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वदा न्यायानुमत ना भी हो। देखिए, ये कार्य विधि अनुसार या विधि के अनुमत था या विधि के अनुमत नहीं था, ये मैटर उस लोक सेवक और जो उसको ऑर्डर कर रहा है या उसका जो एक्ट है उससे रिलेटेड है। इसको आम पब्लिक से कोई संबंध नहीं है। आम पब्लिक को सिर्फ तभी अधिकार मिलेगा जब उस लोक सेवक का कार्य मृत्यु या घोरपति की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न कर देगा। ठीक है, भले ही उसका कार्य ऐसा हो कि आम पब्लिक को कुछ भी लगे, लेकिन आम पब्लिक एक लोक सेवक को साथ देने के लिए, उसके ऑर्डर का फॉलो करने के लिए, वो जैसा कहे वैसा मानने के लिए बाध्य है। और अगर वो कार्य कर रहा है और ऐसे कार्य में जब तक कि मृत्यु या घोरपति की आशंका नहीं होगी, तब तक लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं। तो एक ऑप्शन याद, परीक्षा में ये 3 ऑप्शन है, 4 है, 4 बनेंगे ऑप्शन, परंतु आएंगे तो 3, या तो उपर्युक्त सभी या फिर इनमें से कोई एक। तो ये पहला ऑप्शन आया कि लोक सेवक के विरुद्ध नहीं है जब वो अपनी ड्यूटी अवर्स में, अपने ड्यूटी में गुड फेथ में कार्य कर रहा है। तो यहाँ गुड फेथ का अर्थ भी जानना जरूरी है। गुड फेथ का अर्थ अपन जो डेफिनेशन क्लास में देख कर आए, सम्यक सतर्कता और सावधानी। फिर अगला इसी को किया गया, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोरपति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कार्य नहीं होती, सद्भावना पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है। अब यहाँ निर्देश से किया जाता है, डायरेक्शन बाई पब्लिक सर्वेंट, तो आप उसको निर्देश को अंडरलाइन कर लेना। लोक निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, चाहे वह निर्देश विधि अनुसार सर्वदा न्यायानुमत ना भी हो। अब दूसरी कंडीशन ये बात बताई गई है कि अगर लोक सेवक के निर्देश पर कोई व्यक्ति गुड फेथ में काम कर रहा है, लोक सेवक ने हमको बोला थोड़ा उसको पकड़वाइएगा, अब हम उस व्यक्ति को पकड़वाने का प्रयास करने लगे, हमने उसको पकड़ लिया, तो उस व्यक्ति को हमारे विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं, क्योंकि हमारा कार्य लोक सेवक के डायरेक्शन में, हम लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट है उसके डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। भले ही वो ये समझे कि इसका कार्य विधि अनुसार न्यायानुमत नहीं था, तो ऐसा कहकर वो बच नहीं सकेगा, हमारे विरुद्ध वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यूज नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस है। और तीसरी कंडीशन ये आती है कि उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोग प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए
समय प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं। हाँ, अब अगर आप तब परिस्थितियां ऐसी है कि अगर कोई अटैक हमारे ऊपर जो अटैक कर रहा है और उस समय हमारे पास किसी लोक सेवक की या कोई संरक्षा अधिकारी की पहुंच है या हमको ये सुविधा है कि हम उससे शिकायत कर सकते हैं, ये सुविधा है कि उसकी सहायता ले सकते हैं, तो फिर उस समय हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं। सपोज कि हम चौराहे पर जा रहे हैं और किसी ने हमारा बैग खींच के भागने की कोशिश किया और जैसे ही हमारा बैग खींचा भाग रहा, वहीं पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, तो अब हमको ये अधिकार नहीं है कि हम प्राइवेट प्रतिरक्षा में उस व्यक्ति को कोई हार्म्स कारित करें, कोई उपहति कारित करें। हमें क्या, हम जब धारा 149 पढ़ेंगे सीआरपीसी की, तो पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य है कि उसकी उपस्थिति में कोई भी ऐसा अपराध नहीं होना, कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो अपराध है, या कोई अपराध होना नहीं चाहिए, वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा कि ऐसा कोई अपराध ना हो। तो इसलिए हमारे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार वहाँ पर शिथिल कर दिया गया। क्यों? कि हमारे पास सुविधा उपलब्ध हो सकती है, हम संरक्षा अधिकारी की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं। ये प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए, तो ये प्री के लिए 3 ऑप्शन होता है। एक लोक सेवक के विरुद्ध, जब वो पति कर्तव्य में काम कर रहा हो, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। एक लोक सेवक के निर्देश पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। और जहां लोक सेवक की सहायता या संरक्षा अधिकारी की सहायता मिलना संभव हो, वहां भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। अब इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है, इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार। ये चौथी बात है, हालांकि ये सब में लागू होगी, परंतु जब परीक्षा में आता है तो कई बार ऊपर के 3 ऑप्शन में से एक कम करके ये चौथे में इसको लिख दिया जाता है। तो किसी दशा में भी, यानी कभी भी ऐसी कोई भी कंडीशंस हो, किसी दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने का नहीं होगा जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करना आवश्यक है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार किसी लाइन को दे देते हैं मेंस में और कहते हैं कि इसको डिफाइन करिए। तो देखिए, अब इसको जब डिफाइन करेंगे तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा में किस व्यक्ति को कितनी अपहानि, कितना हार्म्स कार्य करने का राइट दिया गया, तो हम देखेंगे अगर शरीर के विरुद्ध है तो धारा 100 में मृत्यु कार्य करने तक का, मृत्यु से अन्यथा होगा तो 101 हो जाएगा। 103 में जब हम पढ़ेंगे तो संपत्ति के विरुद्ध मृत्यु कार्य करने का, तो ऐसा यहाँ एक सीमा दी गई। तो ये यहाँ ये बात कही गई है कि कोई भी कंडीशन हो, आपकी कैसे भी कंडीशन हो, उस कंडीशन में प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो विस्तार है, एक्सटेंड है, वो सिर्फ इतना होगा कि जितना उस अपहानि को कारित करने के लिए पर्याप्त है या आवश्यक है। परंतु ये आवश्यकता आपकी और हमारी हिसाब से तय नहीं होगी, यह आवश्यकता होगी इस विधि के हिसाब से। इस विधि में यह व्यवस्था दी गई है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर जिसने अटैक किया है या जिससे हमको हमारी संपत्ति या हमारे शरीर की सुरक्षा संकट में आ गई है, तो हम उसके विरुद्ध कब कितना हार्म्स कर सकते हैं, कब कितनी अपहानि कर सकते हैं। यदि अपराध धारा 100 में वर्णित 7 प्रकार के हैं तो मृत्यु कारित कर सकते हैं। अगर उन 7 प्रकार में से कोई अपराध नहीं है तो फिर हमें मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं, मतलब हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार मृत्यु तक नहीं होगा, सिर्फ उतनी अपहानि होगा जितनी होने की हमको संभावना। इसी प्रकार संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में जो दिए गए हैं, उन अपराधों में मृत्यु कारित करने का अधिकार जितने अपराध में दिया गया है उतने ही अपराध में मृत्यु कारित करने का अधिकार होगा, अन्यथा नहीं, जो धारा 103 में दिया गया है। अगर उससे भिन्न कोई अपराध है तो हम मृत्यु कारित नहीं कर सकते, परंतु अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं और उतनी अपहानि सामने वाले को कर सकते हैं जिससे हम उस हमारे ऊपर जो हमारे संकट है, हमारी संपत्ति पर जो संकट है, उसका निवारण कर सकें। बस ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये रहेगा धारा 99 के अधीन। यदि लोक सेवक है तो नहीं है, लोक सेवक के निर्देश पर है तो नहीं है, और यदि हमको लोक सेवक की सहायता मिलना संभव है तो भी नहीं है। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। अब देखेंगे कि इसमें इसको और एक्सप्लेन किया गया है, स्पष्टीकरण दिया गया है कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किया गया या
किए जाने के लिए प्रेरित कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होगा, जबकि वह ज्ञात यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार करने का मना कर रही है ये धारा 99 मना कर रही है कि भाई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको इस कंडीशन में नहीं है कि वो लोक सेवक है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको नहीं है क्योंकि वो लोक सेवक के निर्देश पर काम कर रहा है, या प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है क्योंकि संरक्षा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी की सहायता मिलना हो। तो अब सबसे पहले वाले कॉलम के हिसाब से स्पष्टीकरण दिया कि जो व्यक्ति के विरुद्ध हमको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, ये तभी स्टार्ट होगा कि हमको ऐसा अधिकार नहीं है कि हम ये जानते हो कि वो लोक सेवक है। अगर हम नहीं जानते कि वो लोक सेवक है तो हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे ही बना हुआ है जैसा इस विधि में सभी व्यक्तियों को दिया गया है। सपोज कि अगर एक पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति के पास आता है और वो विदाउट यूनिफॉर्म आता है, अपनी खाकी वर्दी पहनकर नहीं आता और ना ही अपनी ऑफिशियल गाड़ी लेकर आता है, अपनी प्राइवेट गाड़ी से आता है और आते से किसी व्यक्ति को पकड़ने के पर्पज में मारपीट करने लगता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को ऐसे मारपीट से प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है यदि वो ये नहीं जानता है कि ये पुलिस वाला है, तो वो भी सामान्य व्यक्ति की भांति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसे उपलब्ध है। और यदि वो ये जानता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मेरे को इसके विरुद्ध नहीं है क्योंकि ये लोक सेवक है, तो फिर उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार